करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत मौलिक परिवर्तन अब हिमाचल प्रदेश सरकार करने जा रही है और इसके लिए पूरी मेहनत के साथ सारे स्टेक होल्डर से बातचीत की जा रही है और उसमें क्या सही रहेगा विद्यार्थियों के लिए और अन्य स्टेक होल्डर्स के लिए, उस पर विचार विमर्श हो रहा है। आज बोर्ड में एक संगोष्ठी हुई जिसमें कि विद्यार्थियों की परीक्षा और सतत मूल्यांकन उनका कैसे किया जाए, क्योंकि पहले वर्ष भर में एक परीक्षा होती थी तो उसका बड़ा स्ट्रेस रहता था और कोचिंग की तरफ ज़्यादा विद्यार्थी जाते थे और उस स्ट्रेस के कारण कई प्रकार की आप ये देखें कि स्कूलों में अव्यवस्थाएं हो जाती थी। अब स्कूलों को एक हैप्पी स्कूल और स्कूल ऐसे केंद्र होने चाहिए जिसमें सभी विद्यार्थियों का समन्वित विकास हो। इसी संदर्भ में और अन्य भी जो प्रश्न होंगे तो आप माननीय मंत्री जी से पूछ सकते हैं और इसमें अच्छा रहेगा कि पहले प्रश्न पूछने से पहले आप पहले थोड़ा संबोधित करिए मंत्री जी, उसके बाद प्रश्न होंगे तो प्रश्न पूछने से पहले अपना इंट्रोडक्शन दे लें और इंट्रोडक्शन देने के बाद अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। तो इट इज़ ओवर टू माननीय मंत्री जी। सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रबुद्ध पत्रकार बहनों भाइयों का इस पत्रकार वार्ता में अभिनंदन करता हूं और आपका आभार प्रकट करता हूं कि आप सभी हमारे निमंत्रण पर यहां पर पधारे हैं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, मैं पिछले कल धर्मशाला आया था और धर्मशाला में हमने पिछले कल एक समग्र शिक्षा के द्वारा नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर एक विचार मंथन का कार्यक्रम रखा था और जिस कार्यक्रम के अंतर्गत अभी हमने विश्व बैंक के माध्यम से हिमाचल प्रदेश के लिए एक 650 करोड़ रुपए का स्टार्स प्रोजेक्ट अप्रूव करवाया है और जिसके अंतर्गत उद्देश्य रखा गया है कि स्ट्रेंथनिंग ऑफ टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स, और उसके अंतर्गत हमने एक निर्णय लिया है कि स्टार्स प्रोजेक्ट के अंतर्गत हम नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संबंध में हिमाचल प्रदेश के 12 के 12 जिलों में स्टेक होल्डर्स के साथ बैठ करके छोटी मीटिंग्स करेंगे और उसमें विचार मंथन करेंगे और उसके आधार पर जो एक्शन प्लान बनेगा वो एक्शन प्लान हमारा भारत सरकार से और विश्व बैंक से भी उस पर हमारी चर्चा होगी और उस विषय पर हमने रखा था और कल पूरे दिन की वर्कशॉप यहाँ पर हमारी हुई है और जिसमें अनेक तरह के हमारे स्टेक होल्डर्स ने पार्टिसिपेट किया। कुछ स्टूडेंट्स थे, बच्चों के पेरेंट्स थे, टीचर्स थे, कुछ प्रिंसिपल्स थे, तो ऐसे सब लोगों ने भाग लिया और पूरा दिन कल प्रातःकाल 10 बजे वो वर्कशॉप हमारी प्रारंभ हुई थी और शाम 6 बजे तक वो वर्कशॉप हमारी चली है। और उसका दूसरा दिन आज ये था, आज हमने ये विचार किया कि अभी आने वाले समय में जो हमारा तीसरी, 5वीं और 8वीं कक्षा के जो बच्चे हैं, अब उन बच्चों के जो भी परीक्षा परिणाम होंगे और जो परीक्षा लेने का काम है वो एजुकेशन बोर्ड करेगा। ये नई शिक्षा नीति के अंतर्गत हमने फैसला किया है और उस पर भी उसके बाद फिर ये निर्णय लिया कि आज का दिन हमने एजुकेशन बोर्ड में भी एक ऐसा ही एक विचार गोष्ठी रखी थी और जिसमें कि जिला कांगड़ा के हमारे कई प्रिंसिपल्स और बाकी हमारे शिक्षा बोर्ड के अधिकारी, तो सभी लोगों ने उसमें भाग लिया। तो आज यहाँ पर हमारा वो विचार विमर्श हुआ है और उसके अंतर्गत हमने ये कहा है कि भाई अब आने वाले समय में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है जो अभी 2020 में हमारे समक्ष आई है, उस राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अक्षरशः लागू करना ये हमारा उद्देश्य है और क्योंकि 21वीं सदी की ये पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति है और इससे पहले जितनी शिक्षा नीति आई तो उसके बाद हमने जब ये जो शिक्षा नीति आई जो लगभग 34 वर्षों के बाद आई है, अब इस शिक्षा नीति का ठीक प्रकार से इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो और इसलिए ये विचार किया गया है कि इसके विषय में हम
ज़बरदस्त तरीके से जागरूकता अभियान चलाएं। और ये जागरूकता अभियान इस स्तर तक चलाएं कि हर पंचायत के वार्ड स्तर तक ये जाए और उसके बाद निचले स्तर तक जाकर के इस काम को हम प्रारंभ करेंगे। और अभी जो हमारे जो परीक्षा इत्यादि होंगी उनको लेने का काम जो शिक्षा बोर्ड करता है, और शिक्षा बोर्ड ने इस सब काम को करने के लिए बहुत बढ़िया से अपना फार्मूला तैयार किया है और उस पर भी आज हम लोगों ने यहाँ पर गहनता से विचार किया है। और उसके बाद आगामी आने वाले दिनों में हमने ये कहा है कि जहाँ जहाँ पर समग्र शिक्षा के द्वारा जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर के जो अवेयरनेस कैंपेन जो चलेगी, हर जिला में जो कार्यक्रम होंगे उसमें एक सेशन लेने के लिए हर जगह पर आएंगे, ताकि शिक्षा बोर्ड क्या कर रहा है इसके हमारे विद्यालयों को और हमारे टीचर्स को और स्टूडेंट्स को जानकारी मिल सके। तो इन सारी बातों पर आज हमने यहाँ पर विचार किया है। और साथ में ये भी है कि आने वाले दिनों में जो कम्युनिटी को स्कूलों से कैसे जोड़ा जाए, और इसमें ग्राम पंचायतें हैं, महिला मंडल है, युवक मंडल है, सब लोगों की पार्टिसिपेशन कैसे बढ़े, इन सारी विषयों पर हमने चर्चा की है। तो हमारा तो मुख्य तौर पर यही विषय था। और आज साथ में यहाँ पर शिक्षा बोर्ड में आकर के हमने एक 71 लाख रुपए का कर्मचारियों के लिए एक सामुदायिक भवन का भी यानी लोकार्पण किया है। और उसके साथ यहाँ पर हिमाचल प्रदेश शिक्षा बोर्ड में काफ़ी समय से कमी लगती थी कि आज सरस्वती माता की कोई प्रतिमा होनी चाहिए, आज उसका भी लोकार्पण किया है। और उसके पश्चात यहाँ के कर्मचारियों के साथ भी हमारा बैठना हुआ है और कर्मचारियों की मांगों को भी हमने सुना है। और निश्चित रूप से यहाँ एजुकेशन बोर्ड के चेयरमैन, इन्होंने उनके काफ़ी मामले एड्रेस किए हैं और जो सरकार के स्तर के उन मामलों को भी हम एड्रेस करेंगे। देखिए अभी तक तो इसमें यह है कि बोर्ड कुल मिलाकर के इनके जो यानी जो एग्जामिनेशन जो पेपर है, पेपर बोर्ड तैयार करेगा। और उसमें हमने कहा कि जो तीसरी कक्षा का बोर्ड का जो यानी जो पेपर है, पेपर तो एजुकेशन बोर्ड बनाएगा, लेकिन तीसरी कक्षा के जो पेपर है वो चेक होने का जो काम वो वहाँ CHT लेवल पर ही किया जाएगा। और जो 5वीं का है वो परीक्षा जो है बोर्ड करवाएगा और वो हमारा पेपर भी वही बनाएगा और उसको हम डिस्ट्रिक्ट लेवल तक उसको करेंगे। और जो 8वीं क्लास का उसका पेपर भी और परीक्षा परिणाम निकालने का जिम्मा भी वो एजुकेशन बोर्ड पर रहेगा। तो इस प्रकार से वो तैयारी की है। और साथ में उसने ये भी कहा है कि कई पैरामीटर तय किए हैं। अब केवल मात्र यही नहीं कि पढ़ाई के नंबर लगेगा, धीरे धीरे शिक्षा नीति के अंतर्गत जो रट्टा मारने वाली जो प्रवृत्ति थी उसको दूर करने की कोशिश की गई है। और अब तो ये भी कहा गया कि पढ़ना नहीं, अब ज़्यादातर हम कहेंगे सीखना, लर्निंग की बात, कि ताकि जो रट्टा मारने वाली प्रवृत्ति वो समाप्त हो। और इसलिए उसमें जैसे अब ये भी किया गया है कि हर एक विद्यालय के लिए मैंडेटरी होगा कि योग और स्पोर्ट्स ये भी हमारे लिए यानी कि आवश्यक होगी। और उसके अतिरिक्त जो एक्स्ट्रा जो करिकुलर जो हमारी एक्टिविटीज़ है उनके भी मार्क्स होंगे, चाहे उसमें संगीत है, चाहे स्पोर्ट्स है, और बाकी बच्चा क्या करता है, कोई स्वच्छता का पार्ट है और उसकी अटेंडेंस का क्या है, इन सारी बातों को। और उसमें एक और बात भी इन्होंने जोड़ी है कि अगर बच्चों की जो है अच्छी पढ़ाई के लिए कम्युनिटी साथ में रहनी चाहिए, पेरेंट्स का साथ मिलना चाहिए। कि अब जो SMC वगैरह है उसकी मीटिंग में पेरेंट्स कितने आए कितने नहीं आए, उसके आधार पर उसका भी नंबर रखा जाएगा ताकि बच्चे के लिए उसका भी लाभ मिले, ताकि पेरेंट्स और कम्युनिटी का भी साथ उसे मिले। तो इस प्रकार सभी कुछ बातों पर इन्होंने योजना तैयार की है। वैसे हमारे अधिकतर विद्यालयों में खेल के मैदान हैं और बच्चे खेलते भी और हमारे अच्छे खिलाड़ी भी निकलते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ एक जो हमारे बहुत पहाड़ी क्षेत्र हैं कि जहाँ पर इस प्रकार की समस्या है कि खेलने के लिए मैदान नहीं मिलते या फिर हमारे भूमि का, अब ऐसी सब समस्या, लेकिन कहीं ना कहीं रास्ता इन सब के बीच में निकालेंगे। और इसके बाद ये भी है कि भाई इन सारी एक्टिविटीज़ को करने के लिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत हमने कहा छोटे लेवल पर भी और सीनियर सेकेंडरी और BRCC लेवल पर भी छोटे क्लस्टर भी बनाने वाले हैं, ताकि वहाँ पर भी बच्चों को उसकी सुविधा मिल सके, आसपास के 4-5 विद्यालय मिल करके, और ताकि एक जगह पर ही बच्चों का प्रतियोगिता भी बढ़ेगी और उनको वहाँ पर हम कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर जो तैयार करके दें, तो उस दिशा में भी हम काम कर रहे हैं। सर, आपका फैसला शनिवार ऐसी पुरानी शिक्षा नीति में क्या ऐसी खामियां थी जिससे नई शिक्षा नीति को लागू करना पड़ा? देखिए, पहले की शिक्षा नीति के विषय में हम एक बात तो कहते हैं कि देश की मिट्टी से जुड़ी नहीं थी, और कुछ बातों में हम ये भी कह सकते हैं कि शायद एक लंबे समय से हम लॉर्ड मैकाले के एजुकेशन सिस्टम को भूलते जा रहे थे, और जिसमें लॉर्ड मैकाले ने कहा था कि
अगर मेरी शिक्षा नीति को भारतवर्ष में आने वाले 20 वर्षों तक लागू करेंगे तो मैं भारतवर्ष को और 400 साल तक गुलाम करके दिखाऊंगा, क्योंकि मैं भारतवर्ष में गुलाम मानसिकता के लोगों को तैयार करने का काम करूंगा और मैं काली चमड़ी वाले अंग्रेज पैदा करूंगा जो देखने में तो भारतीय लगेंगे लेकिन उनकी रुचि, उनका व्यवहार आदि बहुत बातों को अंग्रेजों से भरे पूरे होंगे। सबका सब चला और देश की आज़ादी के बाद से लेकर के ही जब ये शिक्षा नीति लागू हुई तब से लेकर के ही एक इस शिक्षा नीति के विरुद्ध स्वतंत्रता आंदोलन से पहले भी और बाद में भी इसके विरुद्ध विरोध के स्वर अनेक लोगों ने उठाए, चाहे उसमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी थे, रविंद्रनाथ टैगोर थे, ऐसे अनेक महापुरुषों उसके बाद भी। और उसके बाद जो हमारे पास शिक्षा नीति आई जो 1986 तक लगभग आई, उस सब में एक ये था कि भाई हम हर बच्चे तक शिक्षा की पहुंच कैसे हो इस दिशा में, उसमें एक मेन जो फोकस था। और उसके पश्चात अभी जो शिक्षा नीति आई है, इस शिक्षा नीति में यानी क्वालिटी एजुकेशन पर विशेष तौर पर यानी जोर दिया गया है। और दूसरा यह है कि हम बच्चे को इस प्रकार की शिक्षा यहाँ पर दें जो एक समान शिक्षा हो, हर बच्चे तक वो यानी पहुँच सकती हो। और जिसमें हम कहते हैं कि ये सब स्कूलों का है कि भाई ये कॉन्वेंट स्कूल है, ये प्राइवेट स्कूल है और ये सरकारी स्कूल है, सब में एक सा शिक्षा सिलेबस और सारी चीज़ें चले ताकि एक समान शिक्षा के अंतर्गत हम क्वालिटी एजुकेशन की दिशा में बढ़ें और हमारे बच्चे, उनको हम भारत में अपने बच्चों को इस प्रकार की शिक्षा दे सकें ताकि वो बच्चे एक वैश्विक मानक बन सके और वैश्विक मानव बन करके दुनिया को रास्ता दिखाने वाले बने। तो उस दिशा में हम लोग जो प्रयास कर रहे हैं, तो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का यानी मूल उद्देश्य अगर कहा जाए तो हम यही कह सकते हैं कि भारत को दुनिया की ज्ञान की महाशक्ति बनाने की दिशा में ये एक बहुत बड़ा प्रयास है। सर, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को हिमाचल में लागू करने के लिए एजुकेशन बोर्ड पाठ्यक्रम में कुछ बदलाव भी ला रहा है उसी नीति के तहत उसको अनुरूप, क्योंकि ये लर्निंग प्रोसेस है। ऐसे में मैं ये जानना चाहूँगा, क्योंकि ये दलाई लामा जी की तपोस्थली भी है और दलाई लामा जी कई बार क्या अमूमन इस बात पे जोर देते हैं, एंशिएंट जो हमारा हिंदू एजुकेशन का सिस्टम था लर्नर बेस्ड, तो क्या ऐसे सब्जेक्ट भी नए पाठ्यक्रम के माध्यम से इंट्रोड्यूस किए जाएंगे जिससे? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। मैं इस प्रश्न का तो विशेष तौर पर स्वागत करता हूँ। ये जो हमारी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, इसमें तो जो हमारा पुराना गौरव है उन सारी बातों को, और यहाँ पर तो ये भी कहा गया कि जब बच्चे हमारी शिक्षा ग्रहण करेंगे तो प्रारंभ में बच्चे को उसकी मातृभाषा में ही शिक्षा दी जाए जो उसकी माँ बोली है, और उसके बाद जब वो शिक्षा ग्रहण करेगा तो कम से कम उसमें 2 भारतीय भाषाएं होनी चाहिए। और प्रारंभ में इसमें यह भी कहा गया है कि भाई अगर हम उसको करेंगे तो वो बच्चे एक तो उसकी माँ बोली में, और शिक्षकों का भी कल को जो भर्ती का मामला है कि क्या वो वहाँ की कांगड़ा जिला में कहीं लगना, क्या वहाँ की कांगड़ा की कांगड़ी बोली को वो जानता है, क्या कांगड़ी बोली भी बच्चों को कुछ पढ़ा सकता? क्यों अधिकतर दुनिया में जो देखा गया है कि सब जगह पर हम एक बात ये कहते हैं कि अधिकतर लोग अपनी स्थानीय बोली जो मातृभाषा उसमें ज़्यादा सीख पाते, और उसके अंतर्गत वो आगे बढ़ते हुए दुनिया की हर भाषा सीखे, उसमें प्रतिबंध कोई नहीं है, विदेशी भाषा सीखे, लेकिन माँ बोली जानना और अपनी जो यहाँ की राष्ट्रभाषा वो हिंदी है, संस्कृत है, इन सब पर, और विशेष तौर पर जहाँ पे कहा जो हमारी जो प्राचीन जो हमारी विरासत है उस विरासत को बनाए रखना और उसी आधार पर हम आगे बढ़ें, और उस आधार को, उस नींव पर चल करके हम भारत को विश्व गुरु के सिंहासन तक पहुँचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। और ये भी कहा गया कि आने वाले दिनों में जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत हम इसमें काम कर रहे हैं कि 6ठी क्लास से बच्चों को वोकेशनल शिक्षा प्रारंभ की जाएगी, और वो यानी किताबी नहीं होगा, उसको व्यावहारिक ज्ञान, कि मान लिया जाए कि आज कांगड़ा जिला का कोई पुराने शिल्पकार है या कांगड़ा पेंटिंग है, क्या स्कूल के आसपास जो उसके जानकार हैं तो बच्चों को वहाँ जा कर के उसको दिखाना, उसका प्रशिक्षण लेना, या कोई खेती बाड़ी कर सकता है तो वहाँ पर, या कोई आसपास में कोई उद्योग चलता है तो वहाँ पर, यानी व्यावहारिक चीज़ें क्या है। या पुराने समय में जो है गाँव के अंदर यानी कि किल्टे बनाने का काम चलता था, क्या उस कारीगरी को देख सकता, क्या मटके बनाने का काम, मिट्टी का बर्तन करने का काम, यानी व्यावहारिक तौर पर भी जो वोकेशनल है बच्चों को 6ठी कक्षा से ही जो इस प्रकार का ज्ञान देना वो आवश्यक है। और उसमें सबसे पहले जो हमारा स्थानीय स्तर पर है, अब एक छोटा उदाहरण देता हूँ कि हमने जब मैं वन मंत्री था तो हमने एक छोटा सा एक प्रयोग किया था
कि जितने गुलदस्तों को हम इस प्रकार का करें कि उसमें प्लास्टिक का कोई उपयोग ना करें। और अगर उसमें धागा लगाना है तो गांव में जो हमारी माताएं बहनें जो रुई से जो धागा बनाती है उस धागे को खरीद के उसको बना लें, ताकि ना तो प्लास्टिक का उपयोग होगा और उससे वो यानी बिल्कुल शुद्ध और यानी पर्यावरण प्रेमी जो है इस प्रकार का जो चीज़, और उससे उनका आमदनी भी खड़ी होती है। वो ऐसे प्रकार की जितने चीज़ें तो उसमें इसको जो है स्किल पर तो बहुत ज़्यादा वो है कि ताकि हमारी शिक्षा ऐसी है कि जो रोजगार भी बच्चों को मिले और कल को रोजगार प्रदान करने वाले बच्चे हमारे तैयार हों, इस दिशा में हमको काम करना है। जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है ये जैसे भारत सरकार ने 29 जुलाई 2020 को वहाँ से घोषित की और उसके एक महीने के भीतर हमने हिमाचल प्रदेश में अपनी टास्क फोर्स का गठन किया, टास्क फोर्स की मीटिंगें हुई और उसके पश्चात कुछ काम हमने प्रारंभ कर भी दिए। जैसे नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत ये भी है कि प्री प्राइमरी क्लासेस को प्रारंभ करना और हिमाचल प्रदेश में लगभग हम 4,500 स्कूलों में प्री प्राइमरी क्लासेस को प्रारंभ कर चुके हैं। और उसके अंतर्गत हमने जैसे कहा कि 3री, 5वीं, 8वीं की परीक्षाएं अब इस पर भी हम नोटिफिकेशन कर चुके हैं। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें जिस पर हमने काम प्रारंभ किया है और उसी के अंतर्गत ये जो जितने भी काम चले कि हमारे नीचे तक जा करके अवेयरनेस करना सब जगह, तो ऐसे अनेक काम है। और इसमें हमने ये कहा है कि कुछ चीज़ें जो स्कूली शिक्षा से संबंधित जो +2 तक है और जो हायर एजुकेशन का विश्वविद्यालय स्तर पर है वो अलग स्तर पर हमारा काम चल रहा है। अब मल्टी डिसिप्लिनरी होगा तो हायर एजुकेशन इसको हम जल्द प्रारंभ करने वाले हैं। और भारत सरकार ने हर एक काम को करने के लिए उन्होंने समय सीमा बांधी है, लेकिन हमारा प्रयास ये है कि हिमाचल की सरकार जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में उस समय सीमा से भी पहले कुछ कामों को करने वाले और कुछ काम हमने करके दिखाएंगे और निश्चित रूप से जो तय किया है उसी के आधार पर हम काम करेंगे। हिमाचल दर्पण लाइव टीवी